everyone, my name is Premada and welcome to World Student Scope. In today's session, we are going to continue with atoms and molecules, but आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं basically about atoms only. Atoms के बारे में आज बात करेंगे, atoms के size के बारे में, atoms के बारे में किसने बताया हमें, and what are the basic features of atoms. ये सारी बातें हम करने वाले हैं इस लेक्चर में, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं लेक्चर से. So let us now start understanding what exactly are atoms. सबसे पहले जब भी आप atoms and molecules पढ़ते हैं ना, तो उनके वो एक्चुअली क्या होते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एटम्स हम कहाँ यूज करते हैं, मॉलिक्यूल्स हम किसके लिए यूज करते हैं. ठीक है, तो बिफोर यूजिंग सच टर्मिनोलॉजी उनके बारे में समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको लगेगा कि ये सिंपल डेफिनेशन है, बट इट इज नॉट. ये आपको थरो अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, राइट. सो एन एटम इज द डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट which cannot be broken by any chemical means. तो let's suppose कि एक एलिमेंट है, I will say H, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, राइट. तो ये एक एटम है, ये वन एटम ऑफ हाइड्रोजन है. हम मान लेते हैं इसको, ये एक एटम है हाइड्रोजन का, राइट. तो इस एक एटम में, हाइड्रोजन के एटम में सभी प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोजन की. मैं यहां पे लिख सकती हूं ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आर देयर, राइट. मैं कह सकती हूं कि सारी ही प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोजन एटम की इस एक जो आपको एटम मैंने H बनाया हुआ है उसमें, राइट. तो लेट्स सपोज मुझे इसको ब्रेक डाउन करना है, मुझे इसको तोड़ना है, राइट. तो अब ये हाइड्रोजन का एक एटम है, राइट. इससे छोटा तो ये हो नहीं सकता, ये डिफाइंड स्ट्रक्चर है, इससे छोटा हाइड्रोजन का एटम नहीं हो सकता. अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करना चाहती हूं, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगी, इफ आई ट्राई ब्रेकिंग इट, तो इट विल लूज ऑल इट्स प्रॉपर्टी, इट विल लूज ऑल इट्स प्रॉपर्टी. ठीक है, ये अपनी सारी प्रॉपर्टीज खो देगा एंड इट विल नो लॉन्गर बी हाइड्रोजन एलिमेंट. हाइड्रोजन एलिमेंट फिर ये नहीं रहेगा. क्लियर. तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज मैंने बनाई है ये क्या है, ये डिफाइनिंग स्ट्रक्चर है. डिफाइनिंग स्ट्रक्चर है किस एलिमेंट का, हाइड्रोजन का. अगर मैं यहां पे लिख दूं नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन क्या है, डिफाइनिंग स्ट्रक्चर है किसका, नाइट्रोजन का. ऑक्सीजन लिख दूं तो वो डिफाइनिंग स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन का. क्लियर. तो इसी तरीके से आप जो एटम बताते हो, वो छोटा एटम वो एक एलिमेंट बना रहा है, उस एलिमेंट को प्रॉपर्टी दे रहा है. तो अगर आप उसी को खत्म कर दोगे तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी तो रही ही नहीं. क्लियर. तो कहने का मतलब एटम से ज्यादा छोटा कुछ हो नहीं सकता, राइट. सो दैट इज व्हाई इट हैज बीन सेड कि आप एटम को फर्दर केमिकल मीन से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. क्लियर. ये आपको एक एटम की डिपिक्शन दी हुई है, ये एटम की डिपिक्शन है आपको इमेज में दी हुई है, राइट. अब एटम के बारे में बताया किसने, तो एक साइंटिस्ट हैं थे, उनका नाम था डाल्टन. तो डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी. अकॉर्डिंग टू व्हाट ही स्टार्टेड एटम्स के बारे में अंडरस्टैंड किया, समझा. ही वाज आल्सो क्यूरियस कि ये एटम्स, ये एलिमेंट कहाँ से बने हैं और उनमें क्या ऐसी स्पेशल चीज है या क्या हमें चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. तो all these things was studied by Dalton's, right? So he gave this theory which was called as Dalton's atomic theory. Clear? तो what it says, atomic theory ने बोला क्या. So according to Dalton's atomic theory, atoms which are indestructible and indivisible building blocks make up all substances. तो ये बात एक्चुअली ट्रू है कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी कि एटम्स जो हैं वो इंडिस्ट्रक्टिबल हैं, उनको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, राइट. ये मैं आपको पिछले डेफिनेशन में बता चुकी हूं कि क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते. क्योंकि अगर आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे तो ऑल इट्स प्रॉपर्टीज विल बी गॉन. क्लियर.
So that way we can say that atoms are indestructible and moreover they are indivisible. आप उसको डिवाइड भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बेटा एक डिफाइनिंग स्ट्रक्चर है. आप उसको डिवाइड करोगे तो वो ब्रेक करना ही हो गया. इट मीन्स उसकी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, फिर तो वो कोई एटम रहा ही नहीं. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटम क्या है? इंडिस्ट्रक्टिबल है. सेकेंडली वो इंडिविजिबल है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते. क्लियर? एंड वो बिल्डिंग ब्लॉक है एंड मेक अप ऑल सब्सटेंसेस. लेट्स सपोज कि ये मैंने एक शुगर का एक दाना ड्रॉ किया है. ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, एक शुगर ब्लॉक. तो मैं अगर एटम्स की बात करूं कि मुझे एटम्स इसमें कहां दिखाना है, तो ये बोल रहे हैं कि वो इंडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो सभी सब्सटेंसेस बनाते हैं. तो आई कैन से कि ये एक एटम है, एटम. ये मैं क्या ड्रॉ कर रही हूं? एटम्स. और ये सारे किसके एटम्स है बेटा? ये सारे ही शुगर के एटम्स हैं. तो ये एटम्स आपस में मिलके बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं हर सब्सटेंस का. और ऐसे ही एटम हर सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो उसके पर्टिकुलर एटम्स होते हैं. जैसे ये शुगर का है, शुगर के एटम्स हैं. ऐसे ही अगर आप बिल्डिंग्स में देखो तो बिल्डिंग्स में डिफरेंट एटम्स होंगे. ऐसे मेरे सराउंडिंग्स में एटम्स हैं. कोई और फूड आइटम ले लो, उसमें एटम्स हैं. गैसेस ले लो, उसमें एटम्स हैं. राइट? तो वो उसके पर्टिकुलर एटम्स हैं. क्लियर? तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये इंडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. आपको दिखेंगे नहीं, बट इन्हीं की वजह से सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, इन्हीं की वजह से सब्सटेंसेस बनते हैं. राइट? Now, unlike other elements which have atoms of different sizes and weights, an element's atom all have all the same size and mass. अब दूसरे एलिमेंट्स की तरह जिसके एटम्स डिफरेंट साइजेस के होते हैं एंड वेट्स के, लेकिन जो एक एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट की बात कर रहे हो, अगर कंपाउंड छोड़ दो, कंपाउंड की बात मत करो, एक एलिमेंट सिर्फ. जैसे एक एलिमेंट मैंने ड्रॉ कर दिया हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की बात कर लो, ऑक्सीजन की बात कर लो, नाइट्रोजन की बात कर लो, तो ये क्या सिंगल एलिमेंट है. तो इनका जो एटम्स होंगे, इनके अंदर जो एटम्स होंगे, उनका साइज क्या होगा? सेम होगा. सेम एज इसमें भी जो एटम्स प्रेजेंट होंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स, उनका भी साइज सेम होगा. तो इसका मतलब एक एलिमेंट के अंदर, मेरी एक उंगली एक एलिमेंट है, इसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी का साइज और मास सेम होगा. क्लियर? फिर डाल्टन ने प्रपोज किया दैट कंसेप्ट ऑफ एटम्स कुड बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डेफिनिट प्रोपोर्शंस. तो हमने डेफिनिट प्रोपोर्शन की बात की थी पिछले लेक्चर में. वी टॉक्ड अबाउट डेफिनिट प्रोपोर्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ मास. तो हम इन दोनों को, कंजर्वेशन ऑफ मास को, कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अलावा और क्या है? डेफिनिट प्रोपोर्शन. डेफिनिट प्रोपोर्शंस, इन सब को हम किससे रिलेट कर सकते हैं बेटा? इन सब को हम रिलेट कर सकते हैं एटम से, उनके साइज एंड मासेस से, कि उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और उन सभी का साइज और मास सिमिलर है या नहीं. क्लियर? ही प्रपोज दैट एटम्स व्हिच ही डिस्क्राइब्ड एज सॉलिड. कैसे एटम्स को डिस्क्राइब किया है? दे आर सॉलिड, दे आर मासी, दे हैव मास, दे आर हार्ड, दे आर इम्पेनिट्रेबल. उनको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता, उसके अंदर आप कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते. एंड मूविंग पार्टिकल्स, एटम्स आर मूविंग पार्टिकल्स and they are the smallest indivisible units of matter. ये मेरे पास जो पेन है, इसके अंदर जो छोटे से छोटा कोई पार्टिकल प्रेजेंट है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, वो फर्दर डिवाइड ही नहीं हो सकता, वो एटम है. तो इसका मतलब इसके अंदर सारे एटम्स भरे पड़े हैं एंड उन सभी का साइज और मास सेम है. क्लियर? तो अगर मैं इस पेन को ब्रेक डाउन करती हूं, जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में किया था, लास्ट लेक्चर में हमने एक एक्टिविटी की थी, तो हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो लेट्स सपोज मैं ये पेन ब्रेक डाउन कर देती हूं, तो फिर भी बेटा ब्रेक डाउन होने के बाद ये अलग अलग हो जाएगा,
लेकिन मास तो सेम है ना, नंबर ऑफ एटम्स एंड उनका मास, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स और उसका मास सेम है। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास इज बिकॉज ऑफ एटम्स, एंड ऑल्सो जो आपने डेफिनेट प्रोपोर्शंस वाली बात समझी थी, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एटम्स। क्लियर? उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा जो हम करते हैं इसमें, ये मैटर वाले में, कि सॉरी एटम्स के केस में हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो हम रीड आउट करते हैं। क्या? ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सभी मैटर्स, ये कुछ इसके क्या है, ये फीचर्स है बेटा, फीचर्स ऑफ एटम्स। ये क्या है, सारे फीचर्स हैं एटम्स के। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सबसे छोटे इवन, उनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स। उसके अलावा कहा है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। ऑल्सो दे कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना तो आप एटम्स क्रिएट कर सकते हो, ना तो आप एटम्स डिस्ट्रॉय कर सकते हो। क्लियर? उसके अलावा क्या कहा है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये हाइड्रोजन के एटम्स में ड्रॉ कर रही हूं। ठीक है, ये क्या एलिमेंट ड्रॉ किया है मैंने, हाइड्रोजन, और उसके एटम्स मैंने अंदर ड्रॉ किए हैं। तो इस एटम का और इस एटम का मास भी सेम है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी इज सेम। इसका मतलब इस हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सब का मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। क्लियर? नाउ atoms of different elements have different masses and chemical properties. Same, अगर ये हाइड्रोजन है, क्या कहने का मतलब है कि मैंने जैसे एक हाइड्रोजन एलिमेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन ड्रॉ कर दिया, यहां मैंने ऑक्सीजन ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, ये मैंने ऑक्सीजन ड्रॉ कर दिया। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन के एटम का मास और ऑक्सीजन के एटम का मास दोनों डिफरेंट है। तभी तो बेटा ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं। अगर सेम होता तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही होते, बट सिंस उनके डिफरेंट मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज तो वो डिफरेंट है। क्लियर? उसके अलावा एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स जब कंबाइन करते हैं आपस में तो उनका रेशियो हमेशा स्मॉल होल नंबर्स में होता है, स्मॉल होल नंबर्स का होता है। ठीक है, जिससे वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जो रेशियो होता है उनका बहुत कम होता है जिससे वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। राइट? सो नाउ द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है और कैसे हैं, वो सब कांस्टेंट रहता है इन अ गिवन कंपाउंड। जैसे एक एग्जांपल आपको नीचे दिया है, जैसे 16 मास यूनिट्स हैं, किसमें, एक ऑक्सीजन में। तो 16 मास, ये जो 16 मास यूनिट है बेटा, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। ये 17, 18, 19, 20 नहीं होगा, ये 16 ही रहेगा। वेयर एज 2 मास यूनिट्स अगर हाइड्रोजन की है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो कुल मिला के बेटा ये 18 मास यूनिट्स आ जाएगा जो कि कांस्टेंट रहेगा। तो रिलेटिव नंबर कितने हैं एटम्स के, वो सेम रहेंगे। क्लियर? ये समझ में आ गया सभी को? अब बात करते हैं साइज ऑफ एटम की, कि एक्चुअली साइज होता क्या है एटम का। सो एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। इवन मैं ये अगर एटम का डॉट भी ड्रॉ कर दूं ना, डॉट, इससे भी कुछ छोटा होगा एटम जो हमें दिख नहीं सकता। यू कांट इवन इमेजिन कि वो कितना छोटा हो सकता है, इतना छोटा होता है साइज एटम का। राइट? सो
more than millions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as sheet of paper. कि sheet of paper, पेपर का पन्ना, sheet of paper, अगर आप millions of atoms भी लगा दो उसमें, millions of atoms, फिर भी वो घिस पिट के फिर भी वो thin sheet of paper बनेगा. इतने छोटे होते हैं atoms. तो you can't even imagine कि atoms का actual size क्या होता है, right? तो it means कि they are very 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 small units. अब atomic radius बेटा आपकी बुक में ये given है, it is given in your book. तो atomic radius कैसे हम इसको measure करते हैं बेटा nanometers में. So 1 by 10 raised to power 9 meters is equals to 1 nanometer. And 1 meter is equal to 10 raised to power 9 nanometers. ये क्या है? रेडियस है एटम का, इतना छोटा. ठीक है. Whereas जो अगर आप रेडियाई बात करो या रेडियस बात करो मीटर्स में, ये तो नैनोमीटर्स में, वो भी 10 raised to power 9 नैनोमीटर्स में. बट अगर आप मीटर्स में बात करो तो 10 raised to power 10 मीटर्स एटम होता है हाइड्रोजन का, 10 raised to power 9 मीटर्स मॉलिक्यूल होता है वाटर का, 10 raised to power 8 होता है मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, Hb. ठीक है. 10 raised to power 4 which is the size of grain, and ये क्या है? ग्रेन ऑफ सैंड. एंड 10 raised to power 3 है एंट, एंड 10 raised to power 1 है एप्पल. तो इसमें बेटा 10 raised to power 9 नैनोमीटर्स, इतना छोटा होता है इसका रेडियस. मतलब 1/10 का भी raised to power 9 जो 1/10 प्रोपोर्शन है, उससे भी 9 गुना ज्यादा छोटा कह लो, इमेजिन कर लो, वो 1 नैनोमीटर है. और वो क्या है? रेडियस हो गया उसका, एटम का. ठीक है. कहने का मतलब इट इज वेरी स्मॉल. नाउ सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. क्या सिंबल्स बनाए गए थे डाल्टन ने जो प्रपोज किया था? तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है. ठीक है. तो सिंबल्स क्या क्या थे? एक हाइड्रोजन ऐसा है, एक सर्कल के अंदर एक और डॉट. कार्बन वाज लाइक दिस, ऑक्सीजन इज सिंपल, फॉस्फोरस 3 आपने लाइंस बना दी, सल्फर क्रॉस था, आयरन वॉज सिंपल आई, कॉपर के लिए C यूज किया था, लेड के लिए कैपिटल L, सिल्वर के लिए कैपिटल S, गोल्ड वॉज डॉटेड विद अ लॉट ऑफ डॉटेड स्ट्रक्चर अराउंड इट, G, प्लैटिना का सिंपल P, मर्क्यूरी वॉज अगेन डॉट्स अराउंड द सर्कल. तो ये पहले सिंबल्स दिए थे डाल्टन ने कुछ एलिमेंट्स के जो जो डिस्कवर हुए थे, राइट? तो पहले नेमिंग कैसे होती थी? नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स किस हिसाब से होती थी? एलिमेंट्स की नेमिंग. तो पहले का क्राइटेरिया क्या था पुराने जमाने का, पुराने टाइम्स का? दैट earlier the names of elements were derived from the name of the place where they were found for the first time. कि जहां से मिले, जिस भी जगह से मिले, उस जगह का नाम रख देते थे पहले एलिमेंट का. फॉर एग्जाम्पल, द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस. साइप्रस इज अ प्लेस. ठीक है. एंड वहां से आपको कॉपर का नाम मिल गया था. क्लियर? फिर क्या होता था? कुछ सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स. कई का नाम तो उनके कलर के बेसिस पे रख देते थे कि वो जैसे दिखते थे. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड था वो टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो. गोल्ड हमने लिया था इंग्लिश वर्ड से जिसका मतलब होता है येलो. ठीक है. तो हमने गोल्ड रख दिया इस वजह से उसका, क्योंकि वो येलोइश दिखता है. लेकिन आजकल क्या होता है बेटा? IUPAC आ गई है. IUPAC एक ऐसी फाउंडेशन है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो इनके नेमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो जो एलिमेंट्स आपको मिलते जा रहे हैं, नए नए एलिमेंट्स जो भी आपके नोन में आते जा रहे हैं, जिनको आप स्टडी करते जा रहे हो, उनकी नेमिंग उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से वो सेट करता है कौन? IUPAC. तो अब जितनी भी नेमिंग होती है एलिमेंट्स की, इट इज ऑल अंडर IUPAC. क्लियर? अब पहले की तरह नहीं होता कि जगह पे नाम रख दिया, कलर पे नाम रख दिया.
उसमें अब सारी प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं, केमिकल, फिजिकल, ऑल प्रॉपर्टीज आर सीन बिफोर नेमिंग एन एलिमेंट एंड कैटेगराइजिंग इट. So everything is done under IUPAC nowadays. Clear? So many of the symbols are first one or two letters of the element's name in English. कैसे रखा जाता है इसको भी, कि कोई एक एलिमेंट है तो आप उसके पहले लेटर से उसको डिनोट करते हो, ठीक है, या फिर उसके पहले दो लेटर से उसको डिनोट करते हो. मैं बताऊंगी कैसे, ठीक है. So the first letter of symbol is always written as capital letter uppercase. ये important है कि एलिमेंट का जब आप फॉर्मूला लिखते हो, जब सिंबल लिखते हो, तो हमेशा उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है और जो सेकंड लेटर होता है वो स्मॉल लेटर होता है. कैसे? अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या है बेटा, हाइड्रोजन H है, तो इसके लिए आप सिंबल लगा देते हो कैपिटल H, स्मॉल नहीं लगाया, कैपिटल H, पहला लेटर कैपिटल. क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल हो गया एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम को आप AL लिखोगे, A और स्मॉल l लिखोगे, ये इन्होंने बताया यहाँ पे. ये गलत है कि आप इसको कैपिटल A कैपिटल L लिख रहे हो, ये गलत है. सही ये है जो आप कैपिटल A स्मॉल l लिख रहे हो. पहला लेटर कैपिटल होएगा, दूसरा स्मॉल होएगा जो आप लिखते हो. सेम एज अगर आप कोबाल्ट लिख रहे हो तो कैपिटल C स्मॉल O, ये गलत है. जो आप कैपिटल C कैपिटल O लिख रहे हो ये गलत है. कैपिटल C स्मॉल O लिखना सही है. राइट? तो ये कुछ रूल्स थे जो IUPAC ने बनाए. उसके अलावा symbols of some elements are formed from the first letter of the name and later appearing later in the name. For example, कैसे बनाए गए सिंबल्स? सिंबल्स बनाए गए कि कुछ एलिमेंट्स के पहले दो लेटर लिए गए एंड कुछ एलिमेंट्स के ऐसे थे कि पहला एक लेटर लिया और फिर थोड़ा सा आगे जाके बाद में उसका एक और लेटर ले लिया. कैसे? जैसे क्लोरीन है, अब मैं आपको उसको डिफरेंट कलर से आपको बताती हूँ लिख के, कि लेट्स सपोज यहाँ क्लोरीन है, तो क्लोरीन का देखो क्या है सिंबल, C कैपिटल C स्मॉल l. तो कैपिटल C तो हमने यहां से ले लिया और L इसका इधर से ले लिया, तो H तो लिया नहीं हमने. तो इसका मतलब एक पहला लेटर ले लिया और एक आपने बाद में जाके लेटर ले लिया. वो हमने क्यों लिया? क्योंकि क्लो जब आप बोलते हो तो क का तो साउंड आ रहा है C का, क्लो, लेकिन ज्यादा डोमिनेंट साउंड L का है, ज्यादा डोमिनेंट साउंड L का है, तो इसलिए आपने Cl नाम रखा उसका, क्लोरीन. क्लियर? सेम विद जिंक. अब जिंक में भी आपने Z लिया, देखो Z भी बोलते हैं हम इसको, एक आपने Z लिया और N ले लिया. सेम कहानी उसका, देखो फिर Zn आ गया ना आपका. क्यों? जिंग N का साउंड है, जिंक. क्लियर? तो इस वजह से हमने नेमिंग की. दैट वाज अनदर फैक्टर. ठीक है. उसके अलावा बेटा हमने और क्या किया? अदर सिंबल्स have been taken from the names of elements in Latin, German और Greek. कई एलिमेंट्स के नेम हमने लिए हैं, या तो लैटिन से लिए हैं, या तो जर्मन से लिए हैं, या तो ग्रीक से लिए हैं, ग्रीक लैंग्वेजेस से. क्यों? इनका भी एक रीजन था, क्योंकि लैटिन, जर्मन और ग्रीक जो लैंग्वेजेस हैं वो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हैं और जनरली उनका मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होता. राइट? एंड दे वर क्वाइट रिलायबल. Those words which were discovered back then was quite reliable, जो सभी ने माना कि हाँ ठीक है हम इसको रख सकते हैं. For example, a symbol of iron is Fe. अब यहाँ पे आयरन का I नहीं है, ये हम लैटिन नेम से लिया हुआ है, ये लैटिन लैंग्वेज से, जिसमें हम आयरन को Fe बोलते हैं, जिसको लैटिन में हम क्या कहते हैं, फेरम. सोडियम को हम बोलते हैं Na, that is natrium. पोटेशियम is K, which is scalium. ये लैटिन लैंग्वेजेस हैं सारी. आयरन को बोलते हैं फेरम, सोडियम को बोलते हैं नेट्रियम, पोटेशियम को बोलते हैं केलियम. क्लियर? तो ऐसे सिंबलाइज करने लगे. राइट? तो ये कुछ बेटा एलिमेंट्स और के सिंबल हैं जो दिए गए हैं आपके सिलेबस में, एंड ये सिंबल सभी को याद होने चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है.
सिंबल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं एंड आपको फर्दर बड़ी क्लासेस में भी ये सिंबल्स आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सो इनको याद रखना इज अ टास्क, राइट। तो जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के लिए वी यूज Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरॉन सिंपल B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन ओनली C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर के लिए Cu, फ्लोरीन सिंपल F, गोल्ड Au, H हाइड्रोजन, आयोडीन I, आयरन Fe, लेड के लिए Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। ये सारे सिंबल्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको 10th में आएंगे और ज्यादा इलैबोरेटिव वे में आएंगे, तो इस वजह से अभी से नाम याद रख लो, सिंबल्स याद रख लो तो वेल एंड गुड, ठीक है। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट एटम्स। हमने आज समझा है अबाउट एटम्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो आपको पेपर्स में पूछी जाएगी। तो इस वजह से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटम्स, उसके जितने भी फीचर्स हमने पढ़े हैं एंड उसके अलावा जो हमने IUPAC नेम में कुछ रूल्स पढ़े हैं वो, राइट। तो यस, बाकी हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द मॉलिक्यूल्स एंड वेरियस एस्पेक्ट। उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, राइट। Till then, keep studying, keep exploring, keep spreading the knowledge, and I'll see you in the next lecture. Thank you.